काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, मैं अमन सर आप सभी का एएससी मेंटर्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th का फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमने पिछले क्लास में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निरक्षीय बिंदु पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं, तब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। इसको हम लोग पहले पढ़ लिए थे। ये एक विद्युत द्विध्रुव मान लिए हैं। इसके केंद्र से ऊपर की ओर किसी भी बिंदु पर चलते हैं तब इसे हम लोग निरक्षीय बिंदु कहते हैं। तो निरक्षीय का मतलब क्या है? इसके केंद्र से, इसका केंद्र मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B। इसके केंद्र से लंबवत 90 डिग्री पर लंबवत किसी भी बिंदु पर जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? निरक्षीय कहते हैं। ठीक, तो निरक्षीय पर यहाँ पे मान लेते हैं ये दूरी R है और इस R दूरी पर बिंदु P है। यही P बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम बताए थे जहां भी हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र वहां पर एक धन परीक्षण आवेश लेना पड़ता है। तो यहाँ पे P बिंदु पर एक ले लेते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या लेंगे? धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं। तो ये ले लिए धन परीक्षण आवेश। अब इस आवेश पर देखना है कि इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा और इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगे। तो पहले देखते हैं इस प्लस क्यू के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा और किधर लगेगा। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा तो विद्युत क्षेत्र हमेशा दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगता है। तो इस दोनों आवेश को मिलाएंगे तो इस रेखा में ही विद्युत क्षेत्र रहेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो ये प्लस है और ये प्लस है, क्योंकि प्लस प्लस है इसलिए इसके बीच में कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसे बाहर की तरफ दिखा देते हैं ई प्लस क्यू। अब यहाँ पे देख रहा है इस प्लस और माइनस क्यू के कारण कैसा लगेगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण आकर्षण विद्युत क्षेत्र लगेगा, आकर्षण विद्युत बल लगेगा। तो आकर्षण मतलब इधर लगेगा, तो ये मान लेते हैं ई माइनस क्यू। ठीक, तो यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र निकल गया, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। दोस्तों द्विध्रुव का जो केंद्र है, केंद्र से आवेश की दूरी ए मान लेते हैं और इधर भी दूरी ए मान लेते हैं, क्योंकि द्विध्रुव के बीच का पूरा दूरी कितना होता है? 2a होता है। ठीक, और इस दूरी को L मान लेते हैं और इधर भी L मान लेते हैं। तो अब हम लोग को निकालना है P बिंदु पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता है E प्लस क्यू बराबर के क्यू बटा, ये दूरी हो जाता है तो ये दूरी क्या मान लिए हैं? L। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसी तरह से लिख लेते हैं P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण लिखेंगे ई माइनस क्यू बराबर के क्यू बटा, ये दूरी भी एल है, एल का हो जाएगा स्क्वायर। तो प्लस क्यू के कारण आ गया के क्यू बटे एल स्क्वायर और माइनस क्यू के कारण भी आ गया के क्यू बटे एल स्क्वायर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र आ गया बराबर। इस कोण को मान लेते हैं थीटा, इस कोण को भी मान लेते हैं थीटा। ठीक, यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र मिला है, दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे? अगर दो विद्युत क्षेत्र के बीच में
0 डिग्री होता, मतलब समांतर होता, तो उसे हम लोग सिंपल दोनों को जोड़ के निकाल लेते। अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री होता तो दोनों को घटा करके निकाल लेते, और अगर 90 डिग्री होता तो अंडर रूट करके निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ना तो 0 डिग्री है, ना तो 180 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा घटक। इस दोनों का घटक निकालेंगे x के तरफ और y के तरफ, और दोनों घटक को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब घटक निकालने का प्रयास करते हैं x के तरफ और y के तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब यहाँ से घटक निकालने का प्रयास करते हैं। जब ये कोण थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है, और ये कोण जब थीटा है तो ये कोण भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, चलिए, तो e प्लस क्यू का इधर घटक क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा e प्लस क्यू कॉस थीटा। आप लोग को घटक निकालना आता होगा। और अगर e प्लस क्यू का इधर निकालेंगे तो हो जाएगा e प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक, तो जिसके साथ कोण बना हुआ रहता है उधर कॉस थीटा लिखते हैं और इसके लंबवत दिशा में साइन थीटा लिखते हैं। तो ई प्लस क्यू का दो घटक निकल गया, एक एक्स के तरफ और एक निकल गया वाई के तरफ। उसी तरह से ई माइनस क्यू का भी दो घटक निकलेगा, एक निकलेगा एक्स के तरफ ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा घटक निकालेंगे वाई के तरफ ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ई प्लस क्यू का दो घटक निकल गया और ई माइनस क्यू का भी दो घटक निकल गया। तो y के दिशा में जो घटक है बच्चों देख सकते हो, y के दिशा में जो घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो केवल x के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक, तो अब हम लोग लिखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र। दोस्तों अब यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करते हैं। तो y के दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से x के दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो x के दिशा में दो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, Ex बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा है और प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए E प्लस क्यू का मान निकाले थे, के क्यू बटा आया था एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से E माइनस क्यू का भी मान निकाले थे, तो ये भी आया था के क्यू बटा एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। दोनों को लिख दिए। अब ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k क्यू एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया रहता है और एल नहीं दिया रहता है, तो इस फिगर से थीटा का मान निकालना है और एल का मान निकालना है, और दोनों का मान यहाँ पे रख देना है। तो चित्र से देखिए बच्चों थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो चित्र से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा? तो जब ये थीटा है तो ये सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार, तो आधार हो जाएगा ए, और कर्ण क्या है? तो ये कर्ण हो जाएगा, तो एल हो। वैसे कॉस थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ से एल का मान क्या होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का मान निकाल लेते हैं। एल बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कर्ण का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से एल का मान निकल गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ मान अब रख देते हैं दोनों को, तो 2k इंटू कॉस थीटा का मान ए बटा हो गया एल, और एल का मान रख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बटा में एल स्क्वायर है तो एल का मान वहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से एल स्क्वायर का मान भी आप रख सकते थे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से 2k क्यू ए बटा इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। रूट को पावर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, रूट को पावर कितना लिख सकते हैं? 1/2। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से k को बाहर करके लिखते हैं 2aq, ये 2aq हो गया,
बटा इसको पावर जोड़ लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। अब याद करेंगे P बराबर होता है 2AQ, तो 2AQ का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, P, तो हो जाएगा KP बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये निकल गया EX, एक्स की दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, तो R का मान बहुत बहुत बड़ा होता है A के तुलना में। R का मान A के तुलना में बहुत बहुत बड़ा होता है। तो इस केस में A को हम लोग लगभग मान सकते हैं 0, किसके तुलना में, R के तुलना में। तो यहाँ से EX बराबर KP बटा आर स्क्वायर, और R के तुलना में A 0 है तो इसको 0 बना लेते हैं, बराबर 0 बना लेते हैं, पावर 3/2। तो यहाँ से EX बराबर आ गया KP आर स्क्वायर का पावर 3/2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से EX का मान आ जाएगा KP बटा आर क्यूब। तो X में जो विद्युत क्षेत्र आया है यही परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर KP बटा आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ गया आप लोग को निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु में तुलना किया जाए तो क्या होगा, तो अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र था 2KP बटे आर क्यूब, ये आया था अक्षीय बिंदु पर, और निरक्षीय बिंदु पर आया है KP बटे आर क्यूब। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है निरक्षीय की तुलना में 2 गुना है। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र है और जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत द्विध्रुव के कारण ये होता है 1/r क्यूब, और बिंदु आवेश के कारण होता है 1/r स्क्वायर। तो ये दोनों भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है यहाँ से आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।